तो अपन इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी के अगले पार्ट पे आ चुके हैं। इसके अंदर अपन को पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं द टेल ऑफ टू ग्रेन्स। ठीक है, तो आप लोगों को इमेजिन करना है कि ये जो दुनिया है ये एक बड़ी सी डिनर प्लेट है और उसके ऊपर दो बड़े बड़े राक्षस फाइट कर रहे हैं अपनी अपनी जगह बनाने के लिए। और वो है वीट मतलब कि गेहूँ एंड राइस मतलब चावल। ठीक है, तो वीट जो है उसको द एंशिएंट सीरियल कहा जाता है। सीरियल क्या होता है? ये सीरियल वर्ड्स जो है वो सीरीज से बन मिल के बना है, और सीरीज जो थी वो देवी थी, खेतीबाड़ी की देवी देवी बोला जाता है रोमन लोगों के थ्रू। ठीक है, अब वीट जो है ना वो यूएस तक पहुंच नहीं पाया था 1700 तक। तो सन 1700 तक यूएस के अंदर वीट नहीं हुआ करता था। पर अभी है ना 75% ऑफ देयर ग्रेन हार्वेस्ट, मतलब अब उनके पास में 75% मार्केट है जहाँ पे वो स्टोर करके रखते हैं वीट को। ठीक है, और वीट जो होता है वो इजी टू प्रोड्यूस होता है। बल्क में अपन उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गेहूँ को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसे स्टोर कर सकते हैं। और इट अलाउड अर्ली ह्यूमंस टू स्टॉप वंडरिंग एंड बिल्ड द फर्स्ट सिटीज़। इस जो गेहूँ की खेती बाड़ी थी ये आसान थी, और इसमें इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी लोगों के लिए। तो उन लोगों को सिटी अपनी अपनी सिटी बसाने के लिए, अपनी जगह बसाने के ऊपर काम कर पाए वो, क्योंकि उनको खाना पीना जो था वो वीट के थ्रू, उनको गेहूँ के थ्रू उनको मिल रहा था। अब जो गेहूँ होता है वो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा पावर सोर्स है इन कंपैरिजन टू राइस। राइस से ज़्यादा प्रोटीन गेहूँ के अंदर होता है। 13.7 ग्राम पर 100 ग्राम। 100 ग्राम गेहूँ के अंदर अपन को 13.7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ठीक है, फिर अपन आते हैं अभी राइस के ऊपर। राइस जो है वो एशियन लोगों की लाइफ है। ठीक है, एशिया एशिया जो कॉन्टिनेंट है ना इसकी लाइफ है राइस। राइस जो है वो आधी दुनिया को फीड कर रही है। आधी दुनिया का पेट जो है वो राइस से भर रहा है। ठीक है, राइस को अपन सिंबल ऑफ लाइफ एंड फर्टिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, लाइफ एंड फर्टिलिटी का सिंबल बोलते हैं, और यही कारण है कि अपन ने देखा होगा शादियों के अंदर चावल उछाला जाता है। तो वो इसीलिए उछाला जाता है क्योंकि ये लाइफ एंड फर्टिलिटी का सिंबल होता है। जो गेहूँ है वो एक बहुत ही मेजर क्रॉप है। सबसे ज़्यादा क्रॉप जो फैला हुआ है वो गेहूँ है। बट राइस जो है उसने मक्की को टक्कर दी हुई है, और कैलोरीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है राइस। तो सबसे ऊपर मेजर क्रॉप अपना वीट हो गया, फिर राइस हो गया, और उसके बाद में मेज़ वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। अब जो अपना राइस है ना उसको अंडर वाटर सर्वाइवर भी बोला जाता है, क्योंकि वो पानी के अंदर भी सर्वाइव करता है, और तभी वो क्या कहते हैं ग्रो कर पाता है। सबसे ज़्यादा प्यासा जो धान है वो राइस होता है। ठीक है, ये पानी के अंदर ग्रो होता है। अब बहुत सारे पानी के अंदर क्या होता है, जब इतने सारे पानी के अंदर गेहूँ होती है तो उससे क्या होता है कि जितने भी दूसरे छोटे मोटे कचरे वाले जो पौधे वगैरह और चीज़ें रहती है, पेस्ट होते हैं, वो मर जाते हैं, और राइस बहुत ही हेल्दीली बड़ा होता है। ठीक है, अब राइस जो होता है वो वीट से ज़्यादा हेल्दी होता है। वीट पावरफुल है, प्रोटीन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन फिर भी राइस इज़ मोर हेल्दी देन वीट, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो इससे शुगर का ख़तरा नहीं होता। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी के साथ में रिलेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है ना खेती, वो इंडिया की बैकबोन है। क्यों है बैकबोन? क्योंकि ये इंडिया के मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ का मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, वो लोग जिन लोग इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है ना उनका काम खेती बाड़ी ही है, और उसी के ऊपर वो जिंदा रह रहे हैं। और इंडिया जो है वो 16% खेती बाड़ी के थ्रू जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और 10% एग्रीकल्चर का जो होता है वो एक्सपोर्ट भी होता है बाहर दूसरे देशों में। ठीक है, 60% ऑफ इंडिया लैंड इज़ फार्मेबल। इंडिया की 60% ज़मीन जो है वो खेती बाड़ी करने जैसी है। ठीक है, जिस पे खेती बाड़ी की जा सकती है, और यही इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट ओनर बनाता है फार्मेबल लैंड का। ठीक है, इन वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी के लिए ज़मीन होने में। ठीक है, अब वे ऑफ लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर? फार्मिंग इज़न्ट जस्ट अ बिज़नेस। फार्मिंग सिर्फ एक बिज़नेस नहीं है, बहुत लोगों का घर बार चलता है इस फार्मिंग के ऊपर। उन लोगों के घर पे 2 टाइम का खाना आता है तो वो फार्मिंग के कारण आता है। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो होती है, फैक्ट्रीज मेकिंग क्लोथ, कॉटन, शुगर, ठीक है, सिगरेट्स,
वुड शट डाउन विदाउट फार्मर्स, बिना फार्मर्स के हमारी जो फैक्ट्रियाँ हैं क्लोथ्स की, क्योंकि उसमें कॉटन इस्तेमाल होता है, शुगर की क्योंकि गन्ना इस्तेमाल होता है उसके लिए, सिगरेट की जो फैक्ट्रियाँ होती है उसमें टोबैको इस्तेमाल होता है, और ये सारी चीज़ें अपन को खेतों से आती है, फार्मर्स के थ्रू आती है। तो एग्रीकल्चर का ये इंपॉर्टेंस बता रहा है कि पहला तो था वे ऑफ लाइफ, फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ये बंद हो जाएगी अगर एग्रीकल्चर रुक गया तो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ ही रहे हैं, तो उसके अंदर अपन को एक द ग्रीन रिवॉल्यूशन देखना है जो 1960 के अंदर हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था कि दिस वॉज द लेवल अप मूवमेंट, ये खेती बाड़ी का लेवल अप मूवमेंट था। ठीक है, बाय यूजिंग द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ऐसे बीज आने लग गए थे जो बहुत तेज़ी से बड़े होते हैं, जिनके ऊपर है ना इंसेक्ट्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं आते हैं, और बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से खेती बाड़ी में और बहुत अच्छा मैसिव प्रोडक्शन होता है, और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, अगला टॉपिक अपना जो है वो ये है द फोर फोर्सेस दैट रूल द फार्म, चार ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ें जो फार्म को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है। ठीक है, वो क्या है? अब उसको जानने के लिए सबसे पहले अपन को एक सवाल लाना होगा कि वाई फार्मर्स ग्रो राइस इन वन प्लेस एंड टी इन अदर प्लेस। ऐसा क्यों होता है कि है ना, एक जगह पे तो इंडिया में राइस उग रहा है, एक जगह पे चाय पत्ती उग रही है? क्योंकि ये जो चार फोर्सेस है ना जिनके ऊपर अपन बात करने वाले हैं, उनकी वजह से ये चीज़ें होती है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों की खेती होती है। सबसे पहला, इसको पहला तो याद करने का तरीका क्या रहेगा? नेस्प, फोर फोर्सेस जो है उसको नेस्प से याद करेंगे, NESP। एन मतलब होगा अपना नेचुरल फैक्टर, ई मतलब होगा अपना इकोनॉमिक फैक्टर, एस मतलब होगा अपना सोशल फैक्टर, और पी मतलब होगा पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है, तो नेचुरल फैक्टर्स के अंदर अपन देखेंगे तो सबसे पहला होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो होता है वो बॉस होता है, ये ही डिसाइड करता है कि प्लांट को बड़े होने में कितना टाइम लगेगा और कितना बड़ा होगा प्लांट, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करेगा। सॉइल जो होता है, सॉइल क्या होता है? ये जैसे हमारा खाना क्या होता है? प्लांट, वैसे ही प्लांट का खाना होता है सॉइल। सॉइल में से प्लांट अपने अपने खाने को खींचती है और ख़ुद को बड़ा ग्रो करती है ना। फिर आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब ये होता है कि अपन किस जगह पे खेती कर रहे हैं, वो जगह कैसी है। ठीक है, अगर जैसे मान लो एकदम ही तीखे पहाड़ हो गए तो उसके ऊपर ट्रैक्टर वगैरह चढ़ नहीं सकते। तो ऐसे ही चाइना के अंदर जो है माउंटेन्स बहुत ही ज़्यादा स्टीप माउंटेन्स है, तो वहाँ के ऊपर क्या करते हैं वो लोग, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उन्होंने स्टेप्स के मतलब पहाड़ के ऊपर है ना स्टेप फार्मिंग की हुई, टेरेस फार्मिंग जिसको है ना अपन बोलते हैं कार्विंग स्टेप्स इन द माउंटेन। ये लोग क्या करते हैं, स्टेप लैडर की तरह एक स्टेप 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 बना देते हैं और फिर उसके ऊपर खेती करते हैं, प्लेन्स 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 के ऊपर, स्टीप माउंटेन के ऊपर। ठीक है, अब अपना दूसरा आ गया इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है कि मनी की ज़रूरत पड़ती है, मार्केट। फार्मर ग्रोस टोमेटोज़ नियर द सिटीज़ सो दे डोंट स्पॉइल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। फार्मर्स मार्केट के पास में सबसे पहले तो वो लोग खेती करते हैं ताकि वेजिटेबल जो है वो ख़राब नहीं हुए ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, तो उससे नुकसान कम होगा। ट्रांसपोर्ट कैसे मायने रखता है अच्छी खेती बाड़ी करने के लिए? अगर ट्रांसपोर्ट के लिए अपने पास में अच्छे सड़कें होएगी, ट्रक्स होंगे, तो क्रॉप क्या होंगे, आराम से अपने जिस मार्केट में उसको पहुंचना है उधर आराम से पहुंच पाएगी। ठीक है, फिर और एक क्या चीज़ चाहिए होती है अपन को? लेबर चाहिए होता है और कैपिटल चाहिए होता है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ खेती ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, और वही दूसरी ओर पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है कुछ खेतियों में मशीनरीज़ के लिए। ठीक है, तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। पहले अपन ने पढ़ा था नेचुरल फैक्टर्स जो खेती बाड़ी को सपोर्ट करती है, फिर इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ी, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। अब अपन पढ़ेंगे सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या होता है? पहला देखेंगे अपन ट्रेडिशन। ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रक्चर डिक्टेट व्हाट इज़ ग्रोन। लोग क्या करते हैं, अपन ने देखा होगा गाँवों साइड में है ना, अगर कभी पहले सीज़न वाइज गेहूँ की खेती होती है, चावल की खेती होती है, जो भी उनकी खेती होती है, मक्के की होती है, अगर वो पिछले साल वो उगाया था, इस साल भी वही उगा रहे हैं, अगले साल भी वही उगा रहे हैं, ये एक ट्रेडिशन फॉलो होने लग गया है वहाँ पे, है ना। और दूसरा सोशल फैक्टर क्या है? द लैंड स्प्लिट। अपन ने देखा होगा जो फादर की ज़मीन होती है वो जो उसके दो बच्चे होंगे या जितने भी बच्चे होंगे उसमें डिवाइड हो जाती है। उससे क्या हो रहा है, खेतों की साइज़ कम होती जा रही है, जनरेशन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं जनरेशन में, तो खेतों जो लैंड है वो कम होता जा रहा है, और लैंड कम होने के कारण से फार्मिंग करना, एक अच्छे लेवल पर फार्मिंग करना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये भी असर डाल रही है कहीं ना कहीं फार्मिंग के ऊपर, है ना। फिर पॉलिटिकल फैक्टर देखेंगे अपन। पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर है ना गवर्नमेंट का रोल होता है। क्या होता है? अपन जैसे बहुत सारी कंट्रीज है,
है ना। कुछ कंट्री के अंदर ये होता है कि है ना पूरा का पूरा खेती बाड़ी की चीज़ है ना गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या उगाना है और किधर डिस्ट्रीब्यूट करना है, किधर सप्लाई करना है। और कुछ कंट्री ऐसी होती है जहाँ पे प्राइवेट जो बिजनेसमैन है ना वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या उगेगा और कहाँ जाएगा। ठीक है, अपनी कंट्री के अंदर क्या है, दोनों मिक्स में है, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। ठीक है, फिर सपोर्ट जो है गवर्नमेंट अपन को देती है सिंचाई के लिए, आराम से लोन दे देती है, सब्सिडीज़ दे देती है, तो इसके थ्रू भी फार्मिंग में अपन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अपन अभी पढ़ेंगे मॉडर्न स्टाइल ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले मॉडर्न स्टाइल ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है वो अर्थ सेवर होता है। ये एक ऐसी फार्मिंग है दैट कैन लास्ट फॉर एवर विदाउट डैमेजिंग द प्लानट। ऐसी फार्मिंग जो लंबे समय तक चले और बिना प्लानट को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है फार्मिंग के लिए, और ये कम्युनिटी को भी खुश रखती है। अर्बन पेरी अर्बन एग्रीकल्चर, ये अपना सेकंड टाइप का एग्रीकल्चर है। ये जो होता है एग्रीकल्चर वो सिटीज़ के आसपास में किया जाता है, जहाँ पे सब्जियां उगाई जाती है सिटी के पास में, ताकि सिटी के अंदर बिना सब्जियों के ख़राब हुए वो आराम से पहुंच जाए, है ना। फिर होती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो होती है उसको द प्योरेस्ट एग्रीकल्चर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है, और ये सीज़न जो जब जिस चीज़ का सीज़न है उस टाइम पे ही उगाया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही प्योर चीज़ होती है, और इट्स ऑल अबाउट फेयर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। उसके बाद आता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, जो टेक जीनियस होते हैं ना वो लोग जीपीएस, सैटेलाइट्स और एआई के थ्रू हर एक ज़मीन को ऊपर क्या उगाना चाहिए, किस तरीके से उगाना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च करके फिर उसके ऊपर काम करते हैं। और ये अपने लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारे को है ना इट सेव्स मनी। ठीक है, मनी सेव होता है, फर्टिलाइज़र के ऊपर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एनवायरनमेंट भी पोल्यूशन फ्री रहता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें एनालिसिस करके फिर काम कर रहे हैं उसके ऊपर। उसके बाद में इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर होती है। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर जो होती है वो बहुत मैसिव मशीन्स लगती है उसके अंदर, बहुत बड़ी क्वांटिटी के ऊपर एग्रीकल्चर हुआ जाता है, और ग्लोबल ट्रेड में अपना इधर का सामान उधर जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें होती है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के अंदर, मतलब बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर करना। अब चिकन का मिल्क हो गया, ये जो अपन अभी यूज़ कर रहे हैं ना मार्केट के अंदर, जो अपन को सुपर मार्केट में मिल रहे हैं, वो मोस्टली इसी एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है ना। फिर आता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये सबसे पुराना तरीका हुआ करता था, इसके अंदर जंगलों को काटा जाता था और फिर उसे जलाया जाता था। जलाने के बाद में जो राख बचता था, और राख के ऊपर ये लोग बीज डाल देते थे। उससे क्या होता था, राख के अंदर है ना राख जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से है ना प्लांट को ग्रो करने के लिए बूस्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस। ठीक है, पर ये क्या, ये जो खेती है ये टेम्परेरी खेती होती थी। एक बार वो ज़मीन का इस्तेमाल इन्होंने कर लिया, उसके बाद ये वो ज़मीन छोड़ के चले जाते थे दूसरी जगह पे सेम चीज़ करने के लिए। अब अपन पढ़ेंगे विल्सली मैप ऑफ द वर्ल्ड। विल्सली मैप ऑफ द वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ था, 1936 के अंदर एक बंदा था विल्सली, उसने डिसाइड किया था कि है ना एक ऐसा मैप उसने देखा कि ऐसा मैप बनाया उसने ये दिखाने के लिए कि पूरा वर्ल्ड किस तरीके से फार्मिंग कर रहा है। ठीक है, तो उसने ये बताने के लिए 5 स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखे थे जज करने के लिए कि कौन से रीजन पे कैसी फार्मिंग हो रही है। सबसे पहला, क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स एसोसिएशन, मतलब कौन से एनिमल किस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होकर किधर जाते हैं। ठीक है, पहला एरिया ये हो गया। फिर लेबर एंड कैपिटल, किधर इसके बलबूते पे, लेबर और कैपिटल के बलबूते पे फार्मिंग हो रही है। फिर आता है प्रोडक्टिविटी, मतलब कहाँ पर कितना ग्रो हो रहा है। फिर कंजप्शन, कि जो ग्रो हो रहा है उसको हम लोग खुद खा रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। ठीक है, फिर आता है मेथड टूल्स, ओल्ड स्कूल और वर्सेस न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब अपन है ना यही विल्सली ने जो 10 तरीके का मतलब मैप को, अपना जो वर्ल्ड का मैप है ना उसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो वो 10 हिस्सों में डिवाइड किया है जहाँ पे अलग अलग तरीके की एग्रीकल्चर अलग अलग तरीके से चल रही है। तो वो 10 तरीके को अपन अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला, द मूवर्स एंड द रेंचर्स, मतलब पहला एग्रीकल्चर क्या होता है, जो लोग नोमेडिक हर्डिंग, मतलब जो लोग है ना चरवाहा होते हैं, वो लोग है ना एनिमल्स को छोड़ देते हैं, जैसे कश्मीर जैसी जगह पे, ठंडी जगह पे, या फिर रेगिस्तान जैसी गर्म जगह पे जानवरों को जब छोड़ते हैं ना तो वो जानवर खुद चलते हुए घास को ढूंढ लेता है। तो इस तरह
के जो एग्रीकल्चर करते हैं, ये एग्रीकल्चर तुम सोच रहे होंगे कि एग्रीकल्चर कैसे हुआ, इसमें क्या है। तो यही एग्रीकल्चर है कि वो लोग है ना इन जानवरों को पाल रहे हैं, तो इससे उनको मीट वगैरह का भी पता पड़ता है और कहाँ पे घास वगैरह है, ज़मीन ढूंढने के काम का आती है ना। तो ये गुज्जर्स ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वो लोग करते हैं। फिर आता है लाइव स्टॉक रेंचिंग। अब क्या होता है, बहुत सारे बल्क में है ना इतने सारे जानवर पालना, गाय भैंस और भेड़ हो गए, ये सारे पालना, ताकि मीट वगैरह का जो मार्केट होता है उधर ये सब सप्लाई कर पाए। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर ये चलता है। फिर आता है द बिग मनी, कॉमर्शियल डेयरी। मिल्क, बटर, चीज़ प्रोड्यूस होते हैं कोल जगह पे, ठीक है। ठंडी जगह के ऊपर मिल्क, बटर एंड चीज़ प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि यूके, आयरलैंड एंड यूएस, ग्रेट लेक्स। चौथा अपन देखेंगे कॉमर्शियल क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक। इसके अंदर क्या होता है, मिक्सिंग प्लांट्स होते हैं, वीट हो गया, बार्ले हो गया, और एनिमल्स मतलब खेती बाड़ी में वीट, गेहूँ ये सब तो उगा ही रहे, साथ में जानवर भी रख रहे हैं। तो ये सब तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ये यूरोप और रशिया में मेनली चलता है, अपने इंडिया में भी चलता है ना। कॉमर्शियल ग्रेन। कॉमर्शियल ग्रेन के अंदर क्या होता है, द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, द यूएस ग्रेट प्लेन्स एंड अर्जेंटीना। यूएस ग्रेट प्लेन्स जो है और जो अर्जेंटीना है, वहाँ पे बड़े बड़े है ना गेहूँ के खेत हैं। और स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी ना कि पहले यूएस के अंदर खेती बाड़ी नहीं होती थी गेहूँ की, पर बाद में होने लगी, तो वही चीज़ है, ठीक है। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि इनके पास में बहुत बड़े बड़े प्लेन्स हैं जहाँ पे ये लोग एकदम बल्क में उगाते हैं। फिर आता है कॉमर्शियल प्लांटेशन। इसमें है ना कैश क्रॉप्स उगाई जाती है। कैश क्रॉप्स वो होती है जैसे कि चाय पत्ती हो गई, कॉफ़ी हो गई, है ना, रबर हो गया। ये इस तरह के आइटम है जिनको है ना, जिनके थ्रू अपन को पैसा मिलता है। अपन खुद इंटेक नहीं करते, लेकिन उसको सप्लाई करते हैं ज़्यादा अमाउंट में, मतलब खुद से ज़्यादा उसको सप्लाई करते हैं। दिस नीड्स अ लॉट्स ऑफ लेबर एंड आर यूजुअली इन साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ अमेरिका। ये जो होते हैं इस तरह के प्लांटेशन, टी, कॉफ़ी एंड रबर में अपन को बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है, और ये ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर होते हैं। फिर आता है कॉमर्शियल गार्डनिंग। कॉमर्शियल गार्डनिंग के अंदर क्या होता है, गार्डनिंग की जाती है, जैसे कि फ्लावर्स उगाए जाते हैं, पौधे उगाए जाते हैं, है ना, कुछ स्पेसिफिक सब्जियां उगाई जाती है सिटीज़ के पास में, और फिर उसको बेचा जाता है मार्केट में। फिर आता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। इसके अंदर ग्रेप्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, ये उगाया जाता है मेनली फॉर मेकिंग वाइन, ठीक है। और ये किस जगह पे होता है, स्पेन हो गया, इटली हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, वहाँ पे ये वाला एग्रीकल्चर किया जाता है। फिर आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वही है स्लैश एंड बर्न, जंगल को जलाना, ऐश में कन्वर्ट करना और फिर उसके ऊपर अपनी फसल उगाना, ठीक है। ये ज़्यादातर इंडिया के अंदर है ना यूज़ हुआ जाता है, बिहार में, नॉर्थ ईस्ट में, एमपी के अंदर और अमेज़न के जंगलों के अंदर भी ये चीज़ें की जाती हैं। 10वां जो लास्ट है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। इसके अंदर क्या होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये होती है कि जिसके अंदर अपन खुद का पेट भरने के लिए ना खेती बाड़ी करते हैं। गाँवों में ज़्यादातर यही चलता है। ये हाई रेनफॉल जब होता है उस टाइम पे है ना बहुत सारे लोग मिलके चावलों की खेती करते हैं, और बहुत ही कॉमन है ये साउथ और ईस्ट एशिया के अंदर, इंडिया और चाइना के अंदर, है ना। अब अपन इस पूरे को अगर शॉर्ट में देखें ना, तो सबसे पहले आता है नोमैडिक एग्रीकल्चर, जिसके अंदर क्या होता है, जानवरों को मूव किया जाता है सीज़न के साथ में, सहारा में और सेंट्रल एशिया के अंदर। फिर आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर टी और कॉफ़ी हो गए, ये इंडिया, श्रीलंका और मलेशिया के अंदर चलता है। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में ग्रेप्स एंड ऑलिव्स उगाया जाता है वाइन बनाने के लिए, और वो इटली और कैलिफोर्निया में फ़ेमस है। फिर आता है डेयरी। डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं मिल्क एंड चीज़ वगैरह ठंडी जगहों पे, जैसे कि यूके, न्यूजीलैंड एंड यूएसए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, राइस फॉर फैमिली, इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो ये अपना था 4th पार्ट अपन ने बनाया था इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी का, जिसके अंदर एग्रीकल्चर का जो टॉपिक था वो पूरी तरीके से अभी कवर नहीं हुआ है, ये आधा ही है, अभी आधा और आएगा, और अपन एग्ज़ाम से पहले पहले इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।